नवंबर की सूख हवा शादीकार पर्दे सरकाकर अंदर आ गई और जैसे बड़े प्यार से सोती हुई अस्मी के सिर पर हाथ फेरने लगी। पीछे पीछे जाड़े की गुनगुनी धूप भी खिड़की फाड़ कर आ गई और उसकी पलकों को चूम लिया। अस्मी आधी नींद और आधी जागृति में थी। उसे लगा कि वो किसी इंद्रधनुषी झूले पर बैठी है और अवि ने उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए नजरें प्रणय निवेदन के साथ उसकी पलकों पर गड़ा दी है। उसके अंग अंग में एक मीठी सिहरन दौड़ गई। उसे लग रहा था जैसे अभी के स्नेहिल हाथ उसके बालों से उतरकर उसकी बाहों को सहलाने लगे हैं। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अस्मी के चेहरे पर झुकता जा रहा है, उसे चूमने के लिए। करीब और करीब और करीब। तभी झटके से अस्मी की नींद खुल गई और सुंदर सपना टूट गया। उसकी चटकन टीस बनकर उतरती गई दिल में, दिमाग में और शरीर में। अस्मी ने एक ठंडी सांस ली और अब ये टीस जीवन में भी फैल जाएगी। उसने खुद ही तो इस सुंदर सपने को उठाकर अपने जीवन के बाहर फेंक दिया है। अस्मी का मन बेचैन हो गया। सपने हमेशा अवचेतन मन बनाता है। कहीं उसका अवचेतन मन उसे आगाह तो नहीं करना चाहता। कहीं उसका दिल उसे ये तो नहीं बता रहा कि उसकी सारी आशंकाएं निर्मूल थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सपना नहीं, उसके दिल की गहराइयों की आवाज़ थी कि अभी को एक और मौका दिया होता। माँ के साथ कॉफ़ी पीने बैठी तो जाने क्यों अस्मी की निगाहें ऊन के लच्छों की गिरहें सुलझाती हुई उनकी उंगलियों पर टिक गई। माँ, देख रही हूँ कि अंत की कुछ दूरी पर ये गिरहें सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। वो अचानक बोली। अंतिम गिरहें बड़ी उलझी होती हैं, मुश्किल से खुलती हैं, पर धीरज हर मर्ज की दवा है। माँ मुस्कुराई। तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। जाने क्यों मन में ये सोचकर खुशी की लहर दौड़ गई कि अभी का ही होगा। फिर अचानक मन ने प्रतिवाद किया, अब क्यों फ़ोन करेगा वो। पर फ़ोन किसी अनजान का था। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। अस्मी जी कहिए, मैं अभी की माँ बोल रही हूँ। बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? अस्मी के मन में ढेर सारी करवाहट घुल गई। जी में आया कह दे कि आपके बेटे को मुक्त कर दिया है मैंने, अब और क्यों मिलना चाहती हैं। पर फिर मम्मी की ओर निगाह गई, जिनकी आंखों में साफ लिखा था, पूर्वाग्रह नहीं, बी पॉजिटिव। आज छुट्टी है तो मैं घर में ही हूँ, आप जब चाहें आ सकती हैं। अस्मी के निर्लिप्त से उत्तर पर उधर से तपाक से आवाज़ आई, ठीक है तो मैं आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। माँ ने अपना पर्स और शॉपिंग बैग उठाया तो अस्मी समझ गई कि वे उन्हें अकेला छोड़ना चाहती हैं। अस्मी ऊहा-फोह में उठकर टहलने लगी। और क्या बात करनी होगी अभी की माँ को। यही कि उनके भोले भाले बेटे को उसने अपने रूप के जाल में फांस लिया है। लगता है अभी ने बताया नहीं अपनी माँ को कि वो उससे शादी के लिए इनकार कर चुकी है। उसका दृढ़ इनकार सुनकर अभी की अपनेपन से भरी आंखों में उड़ा वेदना का समंदर याद आया तो मन में फिर टीस उठती गई। तुम्हें कैसे समझाती अभी कि तुम्हारा स्पर्श मुझे कभी खुश नहीं कर सकता। नहीं, मैं किसी पुरुष को अपने नज़दीक आने का अधिकार नहीं दे सकती। वो अधिकार जो जबरन लेने के लिए उसने मेरा सारा अस्तित्व झिझोड़ कर रख दिया था। अस्मी की यादों में अतीत सजीव होता जा रहा था। वो दिन तो जैसे खुशखबरियों का दिन था। बैडमिंटन के राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए चयन, उसके बैंड को ऑडिटोरियम में डेट मिलना और फैशन डिज़ाइनिंग के मनपसंद कॉलेज में प्रवेश। खुशी की इस त्रिवेणी में दोस्तों ने कैफ़े में ट्रीट मांगी थी। माँ ने खुशी से 2000 रुपये पकड़ाते हुए कहा था, अपनी उड़ान की शुरुआत अच्छे से सेलिब्रेट करना, पर जल्दी घर आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी माँ, मगर ये क्या? अस्मी ने माँ की आंखों में आते हुए आंसुओं को इंगित करके पूछा था। मेरी हंसती खिलखिलाती, हर समय नखरे करती शरारती गुड़िया हॉस्टल चली जाएगी तो घर सूना हो जाएगा, कहते हुए माँ बहुत भावुक हो गई थी।
और घर सचमुच सूना हो गया था, मगर अस्मी के हॉस्टल जाने से नहीं, उसकी मुस्कानों को नोच कर फेंक दिए जाने से। वो अस्मी का एक पुराना दोस्त था, जिसके प्रणय प्रस्ताव को अस्मी ने अस्वीकृत कर दिया था। घर लौटते समय रास्ते में उसने अपने साथियों के साथ जबरन अस्मी का रास्ता रोक लिया और अपने वहसी घमंड से उसकी सारी खिलखिलाहटों और कोमल भावों को छीनकर फेंक दिया। अस्पताल के वो 3 माह 3 युगों से भी लंबे थे, जब कैलेंडर की तारीखें एक एक करके अस्मी के सपनों के टूटने का पैगाम लाती रही थी। बैडमिंटन के टूर्नामेंट की तारीख, अपने बैंड को शहर के सबसे प्रसिद्ध ऑडिटोरियम में मिली प्रस्तुतिकरण की तारीख, कॉलेज में प्रवेश की तारीख और जाने कितनी सिसकती, खामोश और उदास तारीखें। वो तारीखें खत्म हुई तो शुरू हुई अदालत की खौलती जलती सुलगती तारीखें। शरीर के घाव तो कुछ महीनों में भर गए थे, पर आत्मसम्मान के कुचले जाने से आत्मविश्वास भी टूट चुका था। मन और आत्मविश्वास के घावों पर कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। वो घर में खोई और उदास बैठी रहती। बाहर अकेले निकलती तो रास्ता थोड़ा भी सुनसान होता तो हर पास से गुजरने वाले लड़के से डर लगने लगता। लड़कों से हो गई वितृष्णा के कारण न तो बैंड में वापस जाने की चाह होती थी, न स्टेडियम में। पास आने, बात करने, खुद को देखने वाले हर लड़कों की आंखों में उसे उसी अश्लीलता का आभास होने लगता। कॉलेज में भी क्या ज्वाइन करे समझ नहीं आता था। मुकदमे के कारण शहर छोड़कर कहीं और कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उस पर अदालत में सारे जख्म हरे हो जाते। उस दिन तो अस्मी का रोम रोम सुलग उठा था, जब उसकी माँ ने भरपाई के लिए अपनी मर्यादाहीन भाषा में कहा था, गुड़ खुद खुला छोड़ा और इल्ज़ाम हम पर है कि उस पर मक्खी क्यों आ फंसी। लेकिन अब जब मिट्टी पलीद हो ही गई है तो मेरा बेटा शादी कर लेगा इससे, दे देंगे इसकी इज्जत वापस। चलो अब बात खत्म करो। शादी, मेरे आत्मसम्मान की भरपाई शादी। आपने सोच कैसे लिया कि जिस इंसान को मैं आज़ाद घूमने देने के योग्य नहीं समझती, उसे अपने ज़िंदगी में जगह देने के योग्य समझ सकती हूँ। मेरे अपमान की तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती, पर हाँ, इसे सज़ा दिलवाकर मुझे और मेरे जैसी और भी कई लड़कियों को सड़कों पर बेखौफ चलने की आज़ादी वापस करवा दीजिए। एक बीमारी फैलाने वाली मक्खी को सड़क से हटाने का एक और उदाहरण समाज को देकर लड़कियों को थोड़ी सी निर्भीकता और अपराधियों को थोड़ा सा डर वापस दे दीजिए। जज को संबोधित करते हुए क्रोध के आवेश में अस्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन घर लौटकर माँ ने अदालत में बुलंद आवाज़ में बोलने पर उसकी तारीफ करते हुए बात आगे बढ़ाई। तूने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे जैसे अपराधियों को सज़ा मिलने के उदाहरण सामने आएंगे, अपराधियों के मन में डर बढ़ेगा। जहाँ ये संघर्ष जरूरी है, वहीं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने भीतर बस गए डर को हराना। निर्भीकता और आज़ादी तो अपने भीतर की भावना है, यह कोई किसी को दे नहीं सकता। अदालतें और कानून तो अपने नागरिकों में ये उपजाने में केवल मदद कर सकते हैं। तू आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है तो याद रख, आज़ादी तो एक सोच है। ये आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम है। यही तो माँ, जब से मैं अपनी रक्षा में असमर्थ हुई हूँ, खुद की नज़रों में कमज़ोर साबित हो गई हूँ। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ? मुझे आज़ाद जीवन जीने का हक है। कमज़ोर क्यों? हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और लाखों शहीद अपने राष्ट्र की रक्षा में असमर्थ साबित हुए, पर आज तक कहीं उनके लिए कमज़ोर विशेषण पढ़ा है तूने? देश की रक्षा में मर मिटने वाले सैनिकों के लिए कमज़ोर विशेषण पढ़ा है तूने? अगर राह चलते इंसान को कोई कुत्ता काट ले तो इंसान कमज़ोर और कुत्ता ताकतवर नहीं साबित हो जाता। मजबूरी न हारने का नहीं, हारकर भी हिम्मत न हारने के जुनून का नाम है। न गिरने का नहीं,
गिराए जाने पर उठने के आत्मबल का नाम है। अपनी शर्तों के साथ जीने की राह में आने वाले जोखिम उठाने का साहस ही आज़ादी है। स्वतंत्र जीवन की चाह रखने वाले हर प्राणी, केवल स्त्री पुरुष यानी मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों को भी ये जोखिम उठाना ही पड़ता है। और दुर्घटना से बचने के लिए केवल सतर्कता चाहिए, और फिर भी दुर्घटना हो जाए तो उसे भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश से ही आत्मविश्वास आता है। ताकत अशोक की सेना में नहीं जिसने विश्व जीता था, बल्कि बुद्ध की आत्मशक्ति में बसती है, जिन्होंने सिर्फ अपने भीतर के डर को जीता था। माँ की बातों से अस्मी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने एक बार फिर अपनी उड़ान शुरू की। धीरे धीरे न केवल अपने पुराने हुनर को फिर से तराशे, बल्कि एक नई प्रतिभा से भी परिचय हुआ। जेंडर से जुड़ा भेदभाव मिटाने के लिए हो रहे एक नुक्कड़ नाटक को देखते समय परिचय हुआ था दीप्ति से। दीप्ति ने उसे अपने थिएटर का पता देते हुए उसे ज्वाइन करने का आमंत्रण दे दिया। नुक्कड़ नाटक हो या मंच, इस थिएटर का मुख्य विषय लैंगिक भेदभाव मिटाना ही था। थिएटर ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के भीतर लोग उसकी अभिनय प्रतिभा का लोहा मानने लगे। शायद उसके भीतर उड़ेला गया आक्रोश ही था जिसने उसके अभिनय को ऐसी जीवंतता दे दी कि वह देखने वालों के दिल में उतरता ही चला जाता है। फिर तो चंद वर्षों में जिंदगी में नित नए सोपान चढ़कर आज वह उस ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां पहुंचकर उसे बाकी सारे मलाल मिट गए थे। पर अभी के बेइंतहा प्यार का जवाब आज भी वो हाँ के रूप में नहीं दे सकी थी। अभी उसके हर सुख दुख में न केवल साये के साथ रहा, बल्कि बिना कुछ कहे वो उसकी सभी ज़रूरतों को भी समझ जाता था। जितनी भी सहायताएं उसने अस्मी की थी, उनमें से एक के लिए भी अस्मी को कहना नहीं पड़ा था। मांगना उसकी फितरत ही नहीं थी, और अभी इस फितरत का बहुत सम्मान करता था। अभी का चयन इंजीनियरिंग के सभी अच्छे कॉलेजों में हो गया था, पर उसने अपने शहर के कॉलेज में ही प्रवेश लिया था। तुम इतने अच्छे कॉलेज छोड़ क्यों रहे हो? क्या रखा है इस शहर में? इस प्रश्न के उत्तर में अभी ने प्रश्न ही कर दिया था। तुम यह शहर क्यों नहीं छोड़ती? मेरी तो अदालत है यहाँ, तो ये समझ लो कि मेरी भी अदालत यही है। तुम ही मेरी अदालत हो, तुम ही मुकदमा और तुम ही जज। तुम्हारे अंदर की वितृष्णा मेरा आरोपी है, जिसे हराना मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। दूसरे शहरों में नौकरी मिलने पर भी अभी ने यही बातें दोहरा दी थी, और अपने शहर में ही एक साधारण सी नौकरी कर ली थी। फिर भी अस्मी का जवाब ना ही रहा था। उसे सजा होने वाले दिन माँ और सखियों से लिपटकर खूब खुशी के आंसू रोई, पर अभी की झरना बनी मुस्कुराती आंखों से दूर से खुशी का आदान प्रदान कर लिया था। आज भी अस्मी को लगता था कि किसी पुरुष का स्पर्श शायद वो बर्दाश्त न कर सके। कितनी बार मन हुआ कि अपने दिल की बात साफ साफ अभी को बताकर उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़े, पर एक बार प्रयोग करके तो देखे कि अभी का स्पर्श। पर एक पुरुष को अपना भावनात्मक संबल स्वीकार करना भी उसे गवारा न था। टिंग टोंग घंटी की आवाज़ से विचारों का प्रवाह वर्तमान की दीवार से टकरा कर रुका। सादी साड़ी, ऊंचा जूड़ा, आंखों में ढेर सारा अपनापन और ओठों पर एक सात्विक मुस्कान। उन्हें देखते ही अस्मी के दिल में पहला ख्याल ये आया कि अभी की आंखें और मुस्कान बिल्कुल उसकी माँ पर गए हैं। मैं सोच रही थी कि पहली बार तुमसे मिलने आ रही हूँ तो क्या दूँ तुम्हें, तो अभी ने बताया कि तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। यह कहते हुए उन्होंने चॉकलेट का एक बड़ा सा डिब्बा अस्मी के हाथों में पकड़ा दिया। अभी की माँ ने मुद्दे पर आने में बहुत देरी नहीं लगाई, पर उन चंद लम्हों में ही उन्होंने अपने शालीन व्यक्तित्व की खुशबू से पूरे घर को महका दिया था। इतनी आत्मीयता उड़ेल दी थी वातावरण में कि अस्मी को उनसे बरसों की पहचान लगने लगी थी। बेटा, तुम्हें अभी क्यों पसंद नहीं है? वैसे तो बिना कारण भी कोई किसी को नापसंद हो सकता है,
पर अगर कोई कारण हो तो उसे दूर किया जा सकता हो तो मुझे बताना पसंद करोगी? यह कहते हुए वो अस्मी के बिल्कुल करीब बैठ गई और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। अस्मी को लगा जैसे अचानक उसके मन में जमी कोई बड़ी सी शिला पिघलने लगी है, जैसे बड़ी उलझी हुई सी गांठें खुलकर सुलझने लगी हैं। किसी जमे हुए तूफान की हवा खुलकर निर्भर्द हो गई है। उसे याद आने लगे थे वो लम्हे जब वो अपनी माँ के सामने भी खुलकर रो नहीं पाती थी कि कहीं उसकी स्थिति का दोष वो खुद को न देने लगे। वो सारे दबाए तूफान उमड़ पड़े और न जाने कितनी देर उस माँ के सीने पर सिर रखकर रोती रही वो। उनके स्नेहिल व्यक्तित्व में जाने ऐसा क्या था कि अस्मी के मुंह से न चाहते हुए भी एकदम सही बात आ ही गई। आपके बेटे में कोई कमी नहीं है आंटी, पर मुझे नहीं पता कि किसी पुरुष का स्पर्श मुझे कोई खुशी दे पाएगा कि नहीं। मुझे पुरुष के स्पर्श से जो वितृष्णा हो गई है वो कभी दूर नहीं हुई, तो अगर अभी का स्पर्श मुझे न अच्छा लगा तो बस इतनी सी बात। उसका तो एक ही तरीका है कि तुम उससे कहो कि वो तुम्हें छुए। प्यार का इजहार उसने किया है, मतलब आवेदन उसने दिया है, तो परीक्षा भी उसे ही देनी होगी। अगर उसका स्पर्श तुम्हें खुश करता है तो उसका आवेदन स्वीकार करना, नहीं तो नहीं। अस्मी ने आंसू पोंछ लिए और उन्हें एकटक देखने लगी। इतनी सहजता, इतनी निश्चलता कहाँ से पाई इन्होंने? सच तो ये है कि तुम्हें परीक्षा भी एक पुरुष की नहीं, एक स्त्री की परवरिश की लेनी है। मेरी परवरिश तुमसे एक अवसर चाहती है। बेटा, मेरी परवरिश की परीक्षा ले लो। मैंने ज़िंदगी में एक ही काम किया है, अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश। मुझे बता दो कि मैं ये कर पाई कि नहीं। अभी की माँ की स्नेहिल वाणी क्रमशः गंभीर होती गई। मेरे पति में वे सारे अवगुण थे जो जमींदार घराने के लड़कों में गुण माने जाते थे। मैं बहुत शिक्षित नहीं हूँ, पर मेरे अंदर यह छटपटाहट जरूर थी कि मुझे समानता का अधिकार चाहिए। मैंने अपने स्तर पर विरोध तो बहुत किया, पर कर कुछ नहीं सकी। जब अभी मेरी गोद में आया तो मैंने खुद से वादा किया कि मैं इसे अच्छा इंसान ज़रूर बनाऊंगी। मेरे इतने लंबे वैवाहिक जीवन में पति के सानिध्य ने मुझे कभी खुशी नहीं दी, पर मैंने इस संकल्प को अपने जीवन की तपस्या बना लिया कि मेरे बेटे का सानिध्य किसी भी लड़की को सिर्फ खुशियाँ ही दे। तुम नए ज़माने की लड़की हो, समाज की उन्नति में बहुत से योगदान दिए हैं तुमने, पर मैं सिर्फ एक काम करने की कोशिश ही कर पाई हूँ, इस समाज को एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक देने की। अभी को मेरी परवरिश को एक मौका देकर देखो मेरी बच्ची, कहते हुए उसकी माँ ने हाथ जोड़ लिए। अस्मी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, ये गंगोत्री की प्रेम की अविरल गंगा की। उसकी आंखों से अभी और वो वहसी हट गए। रह गई तो केवल दो माएँ। उसके मन ने पुकारा, नहीं, पुरुष जात से नफरत करने का कोई कारण नहीं है। वो एक माँ थी जिसने अपने बेटे को ऐसी मक्खी बना दिया जो समाज को सिर्फ बीमार कर सकती थी, और ये भी एक माँ ही थी जिसने एक बेटे को उस महानता तक ले जाने की कोशिश की थी जो पत्थर में भी प्राण फूंक सकता था। अस्मी जी भर कर रोई थी और अब खुलकर मुस्कुरा दी। उसके मन की आखिरी गिरह भी सुलझ गई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।